जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दीप पटेल और आप जुड़ चुके हैं अपने फेवरेट चैनल नवोदय वॉरियर्स पे। दोस्तों, आज से हम 10th क्लास के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका मोटो यह रहेगा कि 10th क्लास के बच्चे जो कि अपने एग्ज़ाम के अगले दिनों में कैसे बेहतरीन तरीके से रिवीजन करें और अपना टाइम भी सेव करें। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम 10th क्लास के कुछ एक सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे जिसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कतें आती है। मैं आपको हर चैप्टर के आईएमपी पॉइंट्स रिवाइज करवाऊंगा और जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां आपको डीपली एक्सप्लेन भी कर दूंगा। दोस्तों, इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले आप सबको मुझे ये प्रॉमिस करना होगा कि भैया हम इस सीरीज़ को पूरा देखेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो कि साइंस की टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दोस्तों, वैसे तो इस चैप्टर का ये जो केमिकल इक्वेशंस रहती है उनको बैलेंस करना और उनके टाइप्स ये सब ज़्यादा आईएमपी है। ठीक है, तो हम इसको सीरीज़ में देखेंगे। तो फर्स्टली यू कैन सी दैट इस फर्स्ट पेज में तो ज़्यादा कुछ आईएमपी दे नहीं रखा है, लेकिन आपको ये जो एक्सपेरिमेंटल आपको फिगर दिया हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंटल फिगर ये दे रखा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखिए कि मैग्नीशियम को अगर एयर की प्रेजेंस में हम उसको बर्न करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल फिगर का रिजल्ट है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा फर्स्ट पेज में कुछ ज़्यादा आईएमपी नहीं है। दैन उसके बाद अगर हम सेकेंड पेज में जाए तो यहाँ पे आप हमको आईएमपी चीज़ मिल रही है। देखिए, ये जो कि मैंने हाईलाइट भी कर रखा है और यहाँ पे रेड कलर से सर्कल भी कर रखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल फिगर हमें क्या कहना चाहती है। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि अगर आप जिंक ग्रेन्यूल्स को अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 में डालते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं यानी कि Zn+H2SO4, तो हमें ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट मिलेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस को आउटलेट के थ्रू बाहर जाता हुआ शो किया है। ठीक है, दैन इस तरफ देखिए ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। दोस्तों, इसमें मैंने लिखा है कि अगर आपको ये मतलब किसी को समझाना है या खुद को ये अंडरस्टैंडिंग लानी है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं, तो आप ये किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी भी रिएक्शन को होते वक्त अगर उसके स्टेट में चेंज आए या उसके कलर में चेंज आए या वहाँ से गैस इवॉल्व हो या उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो इस पर से आप कह सकते हैं कि हाँ, केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो केमिकल इक्वेशंस ये अब आपका स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे फर्स्ट ये आपको जो फर्स्ट पेज में जो एक्सपेरिमेंटल फिगर दी हुई थी उसकी इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अब किसी भी अगर केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो एरो के लेफ्ट साइड हमेशा हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे और एरो के राइट साइड प्रोडक्ट को लिखेंगे। ठीक है, दैन उसके बाद आता है राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये तो दोस्तों आपको क्लास में सिखाई देंगे कि कैसे लिखते हैं। दैन मोस्ट आईएमपी पार्ट दैट अगर हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है जो कि मस्ट है। ठीक है, आप किसी भी अगर केमिकल इक्वेशन लिखते हैं एग्जाम में तो उसको बैलेंस किए बिना मत वापिस आइएगा। ठीक है, उसको छोड़िएगा मत, वरना आपका मार्क्स जाने के पूरे चांस रहेंगे। यहाँ पे आपको स्टेप वाइज दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये देखिए, आपको स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे आपको 5-6 स्टेप दे रखे हैं जो आपको देख लेने हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ आपका जो 6th वाला स्टेप है, सेवेंथ वाला स्टेप, यहाँ पे आपको दिया है कि राइटिंग अ सिंबल ऑफ अ फिजिकल स्टेट। दोस्तों, अगर आपको याद नहीं आ रहा एग्जाम के वक्त कि किसी का फिजिकल स्टेट का मतलब फिजिकल स्टेट क्या रहता है, तो आपको नहीं लिखना है, चलेगा, उसके कोई मार्क्स कट नहीं होते। ठीक है, उसको जाने दिया जाता है, मतलब चलता है अगर नहीं लिखते हैं तो। देन उसके बाद आता है रिएक्शन कंडीशंस। हाँ दोस्तों, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए कुछ कंडीशन भी रिक्वायर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें भूख लगती है, ठीक है, तभी हम खाना खाते हैं, यानी कि कंडीशन क्या हुई, हमें खाने के लिए भूख लगनी चाहिए। बस ऐसे ही यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए कुछ कंडीशंस होनी ज़रूरी है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। दोस्तों, कैटलिस्ट कुछ नहीं है, जस्ट वो रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है। ठीक है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं करता। कुछ लोगों को ये रहेगा कि क्या कैटलिस्ट
कैटलिस्ट अगर हम यूज़ करें तो इससे हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगी? नहीं, प्रोडक्ट तो वही मिलेगी, सिर्फ उसकी रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे जो दो रिएक्शंस आपको दे रखी हुई है उसको आप ध्यान से देखें, जिसमें आपको फर्स्ट इक्वेशन में ये जो 340 ATM लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है वो 340 ATM प्रेशर के अंडर ही होगी, ठीक है। अगर आपको इतना ये रिएक्शन करवानी है तो आपको इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये जो देखिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको दे रखी हुई है, उसमें आपको कंडीशन दे रखी हुई है कि सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर आप कोई भी कंडीशन लिखते हैं तो वो आपको एरो के ऊपर नीचे ही लिखने हैं, ठीक है। दूसरी कई जगह पर आप कंडीशन नहीं लिख सकते हैं, वरना वो इनवैलिड मानी जाएगी। देन इसके बाद आता है इंटेक्स क्वेश्चन। दोस्तों ये इंटेक्स क्वेश्चन जो आपको NCERT के दे रखे हुए हैं वो आपको मस्ट सॉल्व करने हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में ये लगे कि ये क्वेश्चन बाहर से आया हुआ है देन यू शुड हैव टू गो थ्रू अ NCERT, आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोस्ट IMP पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। क्योंकि जो केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स है वो बहुत ही मतलब IMP है ये। और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप दे रखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोस्तों आप वर्ड को पकड़िए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि आपको कॉम्बिनेशन करवाना है, यानी कि दो चीज़ों को आप मिलाएंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि जो मिलाना है उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और जो हमें एज ए लास्ट में मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी हुई है जो कि मैंने हाईलाइट भी कर रखी है कि रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दोस्तों इसके ऊपर वाली जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप क्विक लाइम यानी कि CaO + H2O गिव्स CaOH ट्वाइस यानी कि स्लैंक्ड लाइम। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि स्लैंक्ड लाइम और क्विक लाइम क्या है। तो क्विक लाइम यानी कि CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैंक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। और ये जो फर्स्ट आपका दे रखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत ही मतलब कि बहुत ही IMP है। अगर आप पिछले साल के पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक आध क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रश्न नहीं बनता ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, ये बहुत ही IMP है, ठीक है। देन उसके बाद आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो बॉक्स में जो आपको दिया हुआ है डू यू नो वाला वो आपको देख लेना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो हम दीवार बनाते हैं उसका जो लास्ट में जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी इक्वेशन दे रखी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। देन उसके बाद अदर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हुए हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O2, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों वाटर कैसे बनता है, यानी कि अगर आप हाइड्रोजन के 2 एटम ले और ऑक्सीजन के 2 तो हमें वाटर के 2 मोलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सोथर्मिक यानी कि क्या, एक्सोथर्मिक यानी कि अगर किसी रिएक्शन में से हीट अगर इवॉल्व होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। याद रखिए एक्सो यानी कि बाहर निकलना, यानी कि हीट बाहर निकल रही है, उसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा NCERT की, रिएक्शन इन विच अ हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ओके। एंड उसके बाद अदर जो आपको दे रखे एग्जांपल जो कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बर्निंग ऑफ कोल जो कि कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। और अगर आप एक्सोथर्मिक पूछे तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का लिख देना, ठीक है। देन उसके बाद आपका दिया जो हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि रेस्पायरेशन भी कह सकते हैं, रेस्पायरेशन जो हम करते हैं उसकी केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दे रखी हुई है, जिसमें कि हम ग्लूकोज को इंटेक करते हैं और हमें एज ए प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ये जो टाइप दे रखी हुई है केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप है, ठीक है। तो 4 टाइप की 4 डेफिनेशन और 4 रिएक्शन एज एन एग्जाम्पल आपको याद कर लेनी है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देन उसके बाद आप देख लीजिए इस पेज में नेक्स्ट कुछ IMP नहीं है, तो उसके बाद हम देखते हैं आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी दोस्तों डीकम्पोजिशन वर्ड को पकड़िए, डीकम्पोजिशन यानी कि डीकम्पोज करना यानी कि तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है। यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट है उसको हम तोड़ दे, ठीक है। उसमें से हम 2 छोटे छोटे मिलेंगे। आपने वो गेम खेली होगी ना जिसमें एक बड़ा बलून होता है, उसको जितना तोड़ेंगे उसके 2 हो जाएंगे, जिसको तोड़ेंगे उसके 2 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे ही है डीकम्पोजिशन यानी कि बस
अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको एनसीईआरटी में इसकी बहुत बेहतरीन डेफिनेशन दे रखी है जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है, ठीक है। इसमें आप देखिए कि फेरस सल्फेट को इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अगर हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और SO3 मिलता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो सेकेंड आपको एग्जाम्पल मतलब यानी कि जो इक्वेशन यहाँ पे दे रखी हुई है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि उसका जो फ़ायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, आपको आप उसको इन द प्रेजेंस ऑफ हीट अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो आपको क्विकलाइन प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपकी कॉम्बिनेशन की भी केमिकल रिएक्शन बन जाएगी, यानी कि ठीक है, एक तीर से दो निशान, आपके दो एग्जाम्पल तैयार हो गए, ठीक है। इसी को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन भी, यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन अगर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रही है तो हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का एग्जाम मतलब एक्सपेरिमेंटल फिगर दे रखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आपको एक और दिख रहा है कि एक डिश पड़ी है उसके अंदर कुछ है सिल्वर क्लोराइड लाइक, उस पर सनलाइट गिर रही है, ठीक है। तो अगर सिल्वर क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम देखें तो सिल्वर और क्लोराइड में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दिस सेम थिंग इज हैपन इन द केस ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट ऑल्सो टर्न्स इनटू ब्रोमाइड एंड सिल्वर। दोस्तों ये जो रिएक्शन हो रही है वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो ऐसे बनेगा, राइट केमिकल इक्वेशन विच इज़ यूज्ड इन अ वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको छोड़िएगा मत। देन उसके बाद आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि डिस्प्लेसमेंट वर्ड गो थ्रू वर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस यानी कि हटा देना, ठीक है। ये जो गद्दी से हटा दे गड्डी मतलब यानी कि आपने जो स्टोरीज पढ़ी होगी, ठीक है, कि इसने इसको गद्दी से हटा दिया, ठीक है। तो कौन किसको हटाएगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपने से कम ताकतवर को गद्दी से हटा देगा। बस सेम थिंग इज हैपन इन दिस केस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है, जो मोर रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव को हटा देगा। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए आपको दिया हुआ है कि अगर आप Fe यानी कि आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन रहता है तो क्या होगा, वहाँ से FeSO4 बनेगा यानी कि आयरन सल्फेट बन जाएगा और ये जो सॉल्यूशन का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। आपको दूसरी रिएक्शन भी दे रखी है कि अगर आयरन की जगह आप अगर जिंक डालते हो तो फिर भी जिंक सल्फेट बनेगा। इसका मतलब है कि जिंक है वो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सेम थिंग इज हैपनिंग केस ऑफ Pb एंड CuCl2, यानी कि अगर आप कॉपर क्लोराइड में अगर लीड को डालते हो, Pb यानी कि लीड, तो उसमें से आपको लीड क्लोराइड मिलेगा प्लस कॉपर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीड है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जो मोर रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। देन इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों मैं ये हाईलाइट करना भूल गया हूँ लेकिन आप देख लीजिएगा, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, अदला बदली होती है, क्या अदला बदली देखनी है, जिसका एग्जांपल आप देखिए नीचे आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है जो कि है Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। आपको क्या देंगे, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये तो अदला बदली हो गई। जैसे कि अगर कोई दो देशों के बीच समझौता होता है कि आप हमारे आदमी को छोड़ दीजिए हम आपके आदमी को छोड़ देंगे, बस उसी तरह, ठीक है। बस यही ध्यान आपको रखना है। देन उसके बाद एक IMP वर्ड है जो यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग हर एक या 2 साल में या एक प्रश्न यहाँ से बनता है। देन दिस इज व्हाट इज प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये जो केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है उसको याद कर लेना है क्योंकि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल है। और अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेट तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है।
ये जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ वो शॉर्ट एंड स्वीट है, आपको वो याद रखनी है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मगज नहीं दौड़ाना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। और आपको यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है वो लिख देनी है एज एन एग्जांपल, और यहाँ पे आपको जो BaSO4 है वो आपका प्रेसिपिटेट रहेगा, ठीक है। दोस्तों अलग अलग केमिकल रिएक्शन में जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनका कलर अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वाइट दे रखा है तो आपको वो याद रखना है। देन उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दोस्तों यहाँ पे भी आप वर्ड को पकड़िए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन यानी कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, एंड सेम means a same and opposite in the case of reduction, that gaining of hydrogen and losing of oxygen, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या है, कोई चीज़ ऑक्सीजन को गेन करती है और हाइड्रोजन को छोड़ देती है, बस रिडक्शन में उसका उल्टा है, हाइड्रोजन को ले लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ देती है, ठीक है। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है उसकी अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखी है, जो कि एनसीईआरटी में बहुत बेहतरीन तरीके से दे रखी हुई है, जो कि है वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, सच रिएक्शन आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और अ रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और आपको ये पूछेंगे व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। ये तो सबको आएगा, लेकिन अगर ये पूछ दिया कि व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसका भी एक एग्जांपल याद रखना है, जो कि ZnO+C गिव Zn+CO, ये इजी वाला है इसलिए। या फिर यहाँ पे आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी होगी और आपको उसमें से बताना कि कौन सा भाग रिड्यूस हो रहा है और कौन सा ऑक्सीडाइज, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उसका हमारा डेली लाइफ में मतलब कैसी कैसी या और कहाँ कहाँ पे हमको ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको दे रखा है वो है कोरोजन। कोरोजन क्या है, जो कि आयरन को जंग जो लग जाती है उसको हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोजन क्या कॉज करता है, यानी कि कोरोजन जब होता है तब क्या होता है, जो आयरन बॉडीज़ या जो समथिंग एंड मेटल बॉडीज़ होती है जहाँ पे कोरोजन लग सकता है वो बॉडीज़ टूट जाती है, जैसे कि कार है, ब्रिज है, आयरन रेलिंग्स होती है, जो शिप्स होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं अगर उसको हम ओपनली रखते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दे गेट ऑक्सीडाइज एंड दे गेट कोरोड, ठीक है। तो कोरोजन के बाद वो हम कह सकते हैं जो हमारे यूज़ में हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए या उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो वेज आपको याद रखना है। जैसे कि हम अगर जिंक कोटिंग कर दे, ठीक है, देन उसके बाद पेंटिंग कर दे यानी कि कलर कर दे उस पर, और तीसरा वे है ऑयलिंग कर दे, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आपको अगर पूछा व्हाट इज़ कोरोजन, और आई थिंक हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ कोरोजन एंड मेंशन अ वे टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। तो आपको कोरोजन की डेफिनेशन याद रखनी है और उसके प्रिवेंशन के वे जो मैंने आपको 3 बता दिए, ठीक है, जो कि कौन कौन से हैं, फर्स्ट जिंक कोटिंग, देन पेंटिंग, देन ऑयलिंग, ठीक है। देन उसके बाद आता है रेंसिडिटी। दोस्तों रेंसिडिटी क्या है, यानी कि जब हम फूड को ओपन रखते हैं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रेंसिडिटी की एक बढ़िया वाली जो मैं बोल सकता हूँ कि बढ़िया वाली एक डेफिनेशन दे रहा हूँ जो आप नोट भी कर सकते हैं। व्हेन अ सब्सटेंस कंटेनिंग फैट एंड ऑयल एक्सपोज टू एयर they get oxidized and become rancid due to which a taste, smell and color change. This is called a rancidity, ठीक है। This is called a rancidity. तो आपको याद रखना है। और एंड अ वे टू प्रिवेंट अ रेंसिडिटी, जो कि 3 वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट इज 3 नहीं कह सकते, जितने मुझे याद है, ठीक है, मुझे याद है और मुझे आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग दैट आपको उसमें अगर फूड को एयर टाइट कंटेनर में फिट कर रखे, ठीक है, फिट कर दे नहीं रखे, एयर टाइट कंटेनर में रख दे या फिर उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दे तो फूड प्रिजर्व रहेगा और ठीक रहेगा, ठीक है, जो कि उसके बिगड़ने के चांस बहुत कम है। देन उसके बाद अगेन इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जो आप सॉल्व कर लीजिएगा। देन उसके बाद दोस्तों ये जो पिंक बॉक्स में जो दे रखा है यानी कि चैप्टर के
आखिरी में जो उसकी समरी दे रखी होती है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, उसमें से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें, सो दे विल गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस, ठीक है। थैंक यू।